नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 18 जून 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। दूसरा आर्टिकल फिर आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एथिक्स से संबंधित। एक डॉक्टर की बात काफी वायरल हुई थी ना, किससे संबंधित? डेड बॉडी से संबंधित, कैडेवर से संबंधित। डॉक्टर्स को जो डेड बॉडी मिलती है वॉलंटरीली दी जाती है ताकि वो सीख सकें, लेकिन उसको लेके एक लड़की ने ना, डॉक्टर ने भद्दा मजाक किया तो काफी कंट्रोवर्सी हो गई, तो उससे संबंधित आर्टिकल है एम्पथी उन सब से। तीसरा फिर आज का आर्टिकल है ये वाला, द हिंदू का, इनोवेशन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज, कल मैंने यार व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तो दिया था, लेकिन व्हाट्सएप पे फाइल जाती नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं था। व्हाट्सएप पे इमेजेस और वीडियो जाती हैं, फाइल नहीं जाती हैं। तो फिर कोई और सॉल्यूशन मैं निकालता हूं इस चीज का। टेलीग्राम तो 22 तक नहीं चलेगा, जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता ना, 22 तक तो नहीं चलेगा, 22 को चलेगा शायद। देखते हैं फिर कैसे आपको मैं फाइल दूं। आप कुछ सजेशंस दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित है, और अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले दो टर्म्स का मतलब आपको समझा देता हूं। पहला लैंड डिग्रेडेशन और दूसरा डेजर्टिफिकेशन। देखो, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है जमीन की क्वालिटी और जमीन की फर्टिलिटी जब गिर जाती है ना, तो हम बोलते हैं लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुका है। मतलब जब देखो सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो उनका लॉस हो जाता है। मतलब सोइल अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देती है, और फिर उसके बाद में वहां पे फसल को उगाना या फिर पेड़ उगाना मुश्किल हो जाता है, तो मतलब लैंड डिग्रेड हो चुका है। आप बोलोगे सर डेजर्टिफिकेशन क्या होता है फिर? देखो, यही लैंड डिग्रेडेशन जब ड्राई लैंड एरिया में होता है ना, ड्राई लैंड एरिया मतलब एरिड जोन है या सेमी एरिड जोन है, जैसे गुजरात राजस्थान का इलाका है, तो वहां पे फिर जमीन बिल्कुल रेगिस्तान जैसी बन जाती है, डेजर्ट जैसी बन जाती है। इसका मतलब देखो ये नहीं कि थार डेजर्ट जैसी रेत वहां पे उड़ने लगेगी, नहीं। मतलब डेजर्टिफिकेशन का मतलब वहां पे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में, लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन। जब लैंड डिग्रेडेशन एरिड और सेमी एरिड जोन में होता है और लैंड की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन हो गया। अभी रिसेंटली ना इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने ना एक रिपोर्ट निकाली थी, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। अब इसमें यह बताया गया कि इंडिया का टोटल जितना ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसका 30% जो है वो डिग्रेड हो गया है, यानी 97.85 मिलियन हेक्टेयर। और टोटल जितना डिग्रेडेड लैंड है ना, उसका 25% का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। दिखता कैसे है ये प्रॉब्लम, कैसे दिखती है कि हाँ भाई लैंड डिग्रेड हो गया? देखो, जंगलों में जो बायोमास है, बायोमास मतलब पेड़ पौधों की जो मात्रा है वो कम हो रही है। पहली चीज, फॉरेस्ट कवर कमजोर हो रहा है। दूसरा है सेलनाइजेशन। जैसे देखो हमारे देश में जो इरिगेटेड ड्राई लैंड्स है ना, वहां पे सिंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से ना मिट्टी में नमक की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट कहां पे दिखता है लैंड डिग्रेडेशन? सोयल न्यूट्रिएंट डिक्लाइन। मतलब खेत वाली जो जमीन होती है ना, वहां पे मिट्टी के अंदर जो जरूरी तत्व है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। किस वजह से? सोइल इरोजन की वजह से। तो ये तीन जगह हैं जहां पे लैंड डिग्रेडेशन भाई दिखता है। फिर इसका इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट देखो बहुत ज्यादा होता है। जब लैंड डिग्रेड होता है ना, तो इन्वायरमेंट की जो शोक सहने की क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है। जैसे मिट्टी खराब होगी तो वेजिटेशन गिरेगा, मिट्टी खराब होगी तो उस पर कुछ उगेगा नहीं ना, उगेगा नहीं तो जमीन और ज्यादा बंजर होगी। कैसे? क्योंकि भाई जमीन में कुछ उगता है तो कम से कम जमीन को उस फसल से थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही जाते हैं ना। जैसे फसल का मान लो कचरा रह गया, वो धीरे धीरे सड़ेगा तो उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जमीन पे कुछ उग ही नहीं रहा है तो बल्कि मिट्टी को और कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो ये तो एक विशियस साइकिल है। कुछ नहीं उगा तो फिर भाई मिट्टी को थोड़ा बहुत जो मिलता था फसल से वो भी नहीं मिल रहा है। अब आप इसको ना आम आदमी के संदर्भ में सोचिए।
अगर जमीन बंजर होती है तो फिर फसल कहाँ से उगेगी? इंडिया की देखो आधे से ज्यादा जो डिग्रेडेड लैंड है ना, वो या तो रेन फेड फार्म लैंड है, मतलब बारिश पे निर्भर वाला लैंड है, या फिर फॉरेस्ट कवर है। यानी हमारी फूड सिक्योरिटी की जो फाउंडेशन है वो हिल रही है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। दूसरा देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है काफी तेजी से। अब देखो, लैंड जब डिग्रेड हो जाता है ना, तो जो डिग्रेडेड लैंड होता है ना, वो क्लाइमेट चेंज की मार नहीं झेल सकता। मतलब क्लाइमेट चेंज का और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, और ज्यादा ड्रोट और फ्लड्स आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन कोस्ट। अब आप एक बात बताओ, जब गांव में देखो लैंड डिग्रेड हो गया, खेत में कुछ उग नहीं रहा है, जमीन बंजर हो गई, पानी नहीं है, तो किसान बेचारा क्या करेगा? मजबूर होकर शहरों की तरफ भागता है ताकि काम मिल जाए। शहरों पे एकदम से ज्यादा बर्डन आ जाता है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है, अर्बन एरियाज में पॉवर्टी बढ़ती है। तो ये सब ह्यूमन कोस्ट है। अब बात करते हैं रीजंस की, ये हो क्यों रहा है? देखो, आमतौर पे जब डेजर्टिफिकेशन की बात आती है ना, तो सिर्फ राजस्थान का जहन में आता है कि हाँ भाई, राजस्थान में थार मरुस्थल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। राजस्थान, ये बात सही है, टोटल हमारे देश में जितने डेजर्टिफाइड एरिया है ना, उसका 60% तो राजस्थान होल्ड करता है। लेकिन देखो, 2011 से लेके 2018 के बीच में 31 राज्यों में और यूटी में ना लैंड जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से लेके जम्मू एंड कश्मीर और उड़ीसा तक ये जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है ना, वो बढ़ रही है धीरे धीरे। अब इसके दो मेन कारण हैं। पहला तो देखो, एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स, यानी ह्यूमन रीजंस, इंसान की वजह से कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा, नेचुरल रीजंस। तो पहले इंसान वाले रीजंस की बात करते हैं। डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब देखो, इंसान ना पेड़ काट रहे हैं। अब पेड़ जो होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है, लेकिन पेड़ ही नहीं है तो फिर मिट्टी बह जाएगी, सोइल इरोजन होगा, जरूरी तत्व बह जाएंगे मिट्टी के अंदर जो होने चाहिए। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग, मतलब जानवरों को हद से ज्यादा चराना। नेक्स्ट, अनसस्टेनेबल फार्मिंग, एक ही फसल बार बार उगाना। फिर वाटर लॉगिंग, जैसे कैनल होता है, नहर होता है, नहर का पानी कई बार ना ठीक से मैनेज नहीं किया जाता, तो नहर का पानी खेतों में ना भरा रहता है, जिस वजह से फिर वो सोइल जो है वो डिग्रेड हो जाती है, जमीन डिग्रेड हो जाती है। अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, मतलब खेती की जमीन पर ना आपने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, तो फिर वहां पे कुछ थोड़ी ना उगेगा, लैंड डिग्रेड हो गया। तो ये इंसान के रीजंस हैं। फिर नेचुरल रीजंस की बात करते हैं। मानसून जैसे काफी इरेटिक है, इस बार जैसे कह रहे हैं कि मानसून कम आएगा, एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलेगा, या कई बार बिन मौसम बरसात हो जाती है, कई बार सूखा आ जाता है, कई बार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट इवेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सोइल में मॉइस्चर का जो लॉस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। तो ये हमने रीजंस की बात करी। और देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार जो है बिल्कुल सो रही है, सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने भी काफी कुछ किया है इस चीज को रोकने के लिए। जैसे नेशनल एक्शन प्लान 2023, इसका टारगेट ये था कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड जो है उसको रिस्टोर करना है। और ये जो टारगेट है ना, ये यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी यूएनसीसीडी, इस कन्वेंशन के साथ में अलाइन करता है भारत सरकार का टारगेट 2030 तक 26 मिलियन डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना। फिर है ग्रीन इंडिया मिशन 2025, इसका टारगेट क्या है? 10 मिलियन हेक्टेयर में एफोरेस्टेशन करना, यानी पेड़ लगाना और इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। फिर कैंपा है, कैंपा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, कोई जंगल की जमीन काट, जंगल के पेड़ काटे गए फैक्ट्री लगाने के लिए, तो किसी और जगह पे पेड़ लगाए जाते हैं, वो कैंपा होता है। नगर वन, नगर वन में क्या होता है? अर्बन एरियाज में पेड़ पूड़ लगाए जाते हैं ताकि सिटीज को ग्रीन बनाया जा सके और वहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, माइक्रो क्लाइमेट इंप्रूव किया जा सके। तो ये सब एफर्ट्स हमने देखे सरकार के। अभी तक देखो 18.94 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो रिस्टोर हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक तो मिनिस्ट्रीज आपस में बात नहीं करती, अलग अलग मिनिस्ट्रीज इस इशू पे काम कर रही हैं, वो आपस में कोई बात नहीं करती, कोऑर्डिनेशन उनका जीरो है। और मैप पर कई बार डेटा दिखा दिया जाता है कि ये लैंड हमने रिस्टोर कर दिया, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही मिलते हैं। और फंडिंग भी नहीं मिलती, मतलब
राइटर बोलते हैं पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है लेकिन फंडिंग मिलती है ऊंट के मुंह में जीरा वाली। तो इसलिए 4 सॉल्यूशन राइटर अपनी तरफ से बताते हैं कि भाई ये जो लैंड रिस्टोरेशन वाली चीज है ना, इसको आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मानो। जमीन को ठीक करना ये सिर्फ देखो एक पर्यावरण या इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं है, इसको आप रोडवेज, रेलवेज और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना क्रिटिकल मानो। क्रिटिकल मानोगे तो फिर जैसे पीएम गति शक्ति है, स्मार्ट सिटीज हैं, इन प्रोग्राम्स में आप इन पे स्पेशल फोकस करोगे। फिर कम्युनिटी बेस्ड स्टीवर्डशिप है, इसमें आप बोलोगे जनता की भागीदारी, मतलब जब तक देखो गांव वालों को, पंचायतों को इसमें हिस्सा नहीं बनाओगे ना तो स्कीम फेल होगी। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है कि गांव वालों को साथ लेके चलो। फिर नेक्स्ट है प्रिसीजन एग्रोनॉमी एंड रीजनरेटिव फार्मिंग। देखो किसान को ना टेक और ट्रेडिशनल नॉलेज दोनों दो। ड्रिप इरिगेशन हो गया, जैसे बूंद बूंद कैसे यूज करना है सिंचाई का, क्रॉप रोटेशन जैसे फसल बदल बदल के उगाना, और नेटिव वेजिटेशन का यूज करना, ये सब किसानों को सिखाओ, उनको इंसेंटिवाइज करो, इंकरेज करो, ताकि किसान की आमदनी भी बढ़े और किसान सोइल भी बचाए। फिर इसरो जीआईएस डैशबोर्ड, मतलब आप ना रियल टाइम पे एक डैशबोर्ड बनाओ, पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन ठीक हो रही है, कौन सी जमीन बर्बाद हो रही है, ताकि रिसोर्सिस को अच्छे से यूज किया जा सके जमीन को बचाने में। लास्ट में देखो एक ना जिक्र किया जाता है राजस्थान की केस स्टडी का। 1980s में ना 1980s में राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, पूरा डार्क जोन में तब्दील हो रहा था, पानी पूरी तरह से खत्म हो रहा था, इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, पास में रावलीज है, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा था। तो इन सब रीजंस की वजह से ना वहां जमीन बंजर हो रही थी, लोग माइग्रेट कर रहे थे। तब डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्हें भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है, इन्होंने अपने एनजीओ को काम में लगाया। इनका एनजीओ का नाम था तरुण भारत संघ। ये देखो तरुण भारत संघ इनके एनजीओ का नाम था। उन्होंने ना कम्युनिटीज के साथ मिलके लोगों को जागरूक किया, वहां पे पुराने जो जोहड़ थे वो दोबारा बनाए। पुराने जोहड़ मतलब रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने के स्ट्रक्चर्स, समझ गए, इनको बोला जाता है जोहड़ राजस्थान हरियाणा में। तो देखो कोई भी सिविल इंजीनियर नहीं था, गांव वालों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी वो काम आई। तो एनजीओ ने गांव वालों के साथ मिलकर जोहड़ बनाए, 13,000 प्लस जोहड़ हैं आज के समय में। अलवर में 13 नदियां जिंदा हो चुकी हैं और जो बंजर जमीन थी वो फिर से वापस लौट आई है। तो बात यही है कि वैसे हम विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब तक लैंड डिग्रेडेड होगा तो कैसे हम विकसित भारत बनाएंगे? सोच के देखो, लैंड रिस्टोर होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, आपको अटेम्प्ट करना है। फिर ये मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एम्पैथी इन मेडिकल ट्रेनिंग से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट तो देखो ये है, एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो अभी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर ना ट्रेनिंग के लिए जो कैडेवर मिलता है ना, मतलब जो डेड बॉडी मिलती है डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के लिए, उस डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाती दिखाई दे रही थी वो डॉक्टर। तो काफी नेशनल डिबेट हुई कि भाई डॉक्टर्स, जिनके बारे में तो कहा जाता है कि ये जो कैडेवर होते हैं, डेड बॉडी जो उनको मिलती है ट्रेनिंग के लिए, उनके फर्स्ट टीचर होते हैं, लेकिन फर्स्ट टीचर के बारे में यानी डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट के बारे में जोक करना इतना भद्दा था, इतना इनसेंसिटिव था। तो एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि भाई डॉक्टर्स को एम्पैथी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है क्या हमारे देश में? समझ गए? और दूसरा देखो, कुछ लोग बोल सकते हैं ये डार्क कॉमेडी थी। डार्क कॉमेडी भाई, डार्क कॉमेडी, डेड की डिग्निटी को भी इग्नोर करके आप डार्क कॉमेडी करोगे क्या? जो मरा हुआ इंसान है, उनके घर वालों ने बॉडी डोनेट की है, सोच के देखो, मानवता की भलाई के लिए बॉडी डोनेट की है, लेकिन आप उसका मजाक बना रहे हो, उसकी डिग्निटी है। मेडिसिन देखो सिर्फ साइंस और क्लिनिकल स्किल्स का नाम नहीं है। ये जो प्रोफेशन है ना मेडिसिन वाला, शुरू ही ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट से होता है, ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी की रिस्पेक्ट से स्टार्ट होता है ये प्रोफेशन। आज
का युग जो है वो देखो एआई का युग है, बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है हर चीज़ में। अगर देखो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट मेंटेन करना है ना, तो भाई एथिक्स का जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रोंग करना होगा। देखो डॉक्टर्स को जब ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो 4 पिलर्स पे फोकस किया जाता है। सबसे पहले है ऑटोनमी एंड डिग्निटी, मतलब सभी पर्सन्स की रिस्पेक्ट, चाहे वो जिंदा हो या उसकी डेथ हो गई हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी होगी डॉक्टर्स को। और कैडेवर्स मतलब जो डेड बॉडीज मिलती हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, जिनको फर्स्ट टीचर मैंने अभी बताया था, डॉक्टर्स के फर्स्ट टीचर होते हैं, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने वॉल्यूंटरली अपनी डेड बॉडी दी होती है। कोई देता नहीं है आज के समय में, लेकिन मानवता की भलाई के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए ये वो लोग हैं जो वॉलंटियर करते हैं कि भाई मेरी डेड बॉडी कोई काम आ जाए तो मुझे खुशी होगी, मेरे मरने के बाद आप यूज कर लेना। तो उस पर्सन की ना चॉइस थी, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए बल्कि। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एम्पैथी एंड कंपैशन। आपको ना पेशेंट को ट्रीट करना है, ना कि सिर्फ डिजीज को। मतलब कि पेशेंट से आप शांतिपूर्वक ढंग से बात करो, एम्पैथी रखो कि भाई वो बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। और मानते हैं कि देखो डॉक्टर्स को पुलिस की तरह बार बार एक्सपोजर होता है, मतलब उनके सामने तो डेली डेथ्स होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से वो डिटैच ही हो जाएं वर्ल्ड से, उनकी सेंसिटिविटी मर जाए कि हाँ भाई सामने वाले को हार्ट अटैक से डेथ हुई है और डॉक्टर हंस हंस के बात कर रहा है उसी के सामने फोन पे। तो इतनी इनसेंसिटिविटी, इतनी डिटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मेडिकल का जो प्रोफेशन है ना, पूरी तरह से ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नॉन मालिफिसेंस, मतलब डू नो हार्म। डॉक्टर का ना कोई भी एक्शन, चाहे फिजिकल एक्शन हो, इमोशनल एक्शन हो या फिर ऑनलाइन कॉमेडी हो, वो नुकसान पहुंचाते नहीं दिखना चाहिए जनता को, क्योंकि फिर लोगों का ना ट्रस्ट ही हट जाएगा डॉक्टर्स के ऊपर। अगर कोई भी एक्शन इस चीज को वायलेट करता है ना, तो ये प्रोफेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। डॉक्टर का जो कंडक्ट है अपने प्रोफेशन को डीमीन या हर्ट नहीं करना चाहिए। फिर है बेनिफिसेंस एंड जस्टिस, सबसे लास्ट में है। डॉक्टर्स देखो अकाउंटेबिलिटी से यानी जवाबदेही से ना भाग नहीं सकते। जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है वो देखो ऑनलाइन भी बरकरार है, ऑफलाइन भी बरकरार है, दोनों जगह बरकरार है। और एक गरीब पेशेंट हो या अमीर पेशेंट हो, मार्जिनलाइज सेक्शन से यानी डिप्रेस्ड क्लासेस से आता हो या फिर एलीट क्लास से आता हो, सबको इक्वल केयर मिलनी चाहिए, सबको इक्वल डिग्निटी मिलनी चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन असल में देखो पैसा बोलता है, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। अब देखो एक सवाल ये है कि जब बच्चा इतनी मेहनत करके, आपको पता है, नीट क्लियर करता है, तो वो अचानक इनसेंसिटिव कैसे हो जाता है? इसके देखो 2 मेन रीजन है। एक तो अटेंशन इकोनॉमी। आजकल देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ना सबको वायरल होना है। सोशल मीडिया जो एल्गोरिथम है ना, वो किसको रिवॉर्ड करते हैं? वो शॉक वैल्यू को रिवॉर्ड करते हैं। आप ना एकदम से कुछ शॉकिंग चीज बोलोगे जो आम जनता जिसे नहीं मानती है, तो वो चीज वायरल हो जाती है। शॉक वैल्यू जो है उसके बेसिस पे एल्गोरिथम चलता है। तभी तो बहुत सारे क्रिएटर होंगे, आपको लगता होगा वो बेवकूफी वाली बात करते हैं। वो बेवकूफी वाली बात नहीं करते, वो चालाक हैं कि हमें लोग ज्यादा देखेंगे, हम समाज से कुछ हटके कर रहे हैं, तो इसलिए हम वायरल होंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे, इसलिए वो करते हैं। और आजकल रेस चल रही है पर्सनल ब्रांडिंग की। पहले देखो पीआर कोई कोई करवाता था, लेकिन सेलिब्रिटीज, ये बॉलीवुड वाले एक्टर उक्टर करवाते थे पीआर। आजकल हर कोई पीआर करवा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर, टीवी एक्टर, क्रिकेटर, सब पीआर करवा रहे हैं आज के समय में। लेकिन इसके चक्कर में ना जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, वो पीछे छूट जाते हैं। इंसान की डिग्निटी को समझना, वो वाली चीज पीछे छूट जाती है। वायरलिटी की जो भूख है वो मोरल्स को, वैल्यूज को खत्म कर देती है। ये दिक्कत है। दूसरा कॉमर्शलाइजेशन एंड एकेडमिक स्ट्रेस। देखो मेडिकल की पढ़ाई में ना बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कलोड होता है, रट्टा बहुत मारना पड़ता है, लंबी शिफ्टें चलती हैं। जब देखो सिस्टम ना बच्चों को सिर्फ मार्क्स की मशीन मानने लगता है ना, तो एथिक्स देखो सेकेंडरी हो जाते हैं। साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है,
लेकिन मानवता को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है करिकुलम में। कुछ देखो इनिशिएटिव हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के, तो उनके बारे में देख लेते हैं डॉक्टर्स में एम्पैथी लाने के लिए। जैसे फाउंडेशनल कोर्स होता है, एईटी सीयूएम का फाउंडेशनल कोर्स होता है। पढ़ाई शुरू होने से पहले ना नेशनल मेडिकल कमीशन एक फाउंडेशन कोर्स करवाती है, एटीट्यूड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन मॉड्यूल। इसका मकसद क्या होता है? स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल वैल्यूज सिखाना। फिर नेक्स्ट कैडेवरिक ओथ, मतलब ये जो वॉलंटरी डेड बॉडीज आती है ना डॉक्टर्स के पास में सीखने के लिए, तो एमबीबीएस जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं उनको फर्स्ट ईयर में एक डिसेक्शन हॉल में जाने से पहले ना शपथ लेनी पड़ती है, और ये जो शपथ होती है कैडेवर को उनका फर्स्ट टीचर मानती है और ग्रेटिट्यूड सिखाती है। फिर नेक्स्ट है मेडिकल एथिक्स ट्रेनिंग। डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि आपको ना पेशेंट की हर चीज को राज रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, पेशेंट का कभी भरोसा नहीं टूटने देना है, और डिसीजन कैसे लेने हैं, वो सारे मॉड्यूल्स सिखाए जाते हैं डॉक्टर्स को। लेकिन फिर भी ये मेजर्स फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखो ये मॉड्यूल्स ना सिर्फ एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज का काम करते हैं। जैसे डब्बा डब्बा नहीं भरते, टिक बॉक्स ऐसे कोई फॉर्म भरते हैं, हाँ ये हो गया हो गया, ये हो गया हो गया, फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं। थ्योरी पढ़ा दी गई, लेकिन रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है ये नहीं सिखाया गया। और हमारे एग्जाम क्या टेस्ट करते हैं? फैक्ट चेक करते हैं, मेमोरी चेक करते हैं, टेक्निकल स्किल्स चेक करते हैं। क्या कोई एमसीक्यू पेपर किसी डॉक्टर की कंपैशन वैल्यू को मेजर करता है? नहीं करता। तो फिर स्टूडेंट पढ़ेंगे ही क्यों इस चीज को जब उन्हें पता है इस चीज के मार्क्स ही नहीं मिलने। फिर नेक्स्ट है, बार बार देखो डेथ देखने से ना डॉक्टर्स साइकोलॉजिकली डिटैच हो जाते हैं, जो मैंने कारण बताया, होना नहीं चाहिए लेकिन वो हो जाते हैं। फिर एब्सेंस ऑफ मेडिकल ह्यूमैनिटी। देखो बायोलॉजी और एनाटॉमी तो खूब पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पेशेंट लिटरेचर, ये सब चीजें सिलेबस से मिसिंग हैं। ये सब भी डॉक्टर को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में ना सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल एथिक्स को आप मजबूत करो, सिर्फ लेक्चर मत दो, केस बेस्ड लर्निंग आप एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट्स को सिखाओ। ऐसी केस स्टडीज दो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एथिकल डायलेमास दो, जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स केस स्टडीज सोल्व करते हैं ना, वो बात अलग है। ज्यादातर सिलेक्ट होने के बाद में रिश्वत लेना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े अफसोस की बात है। मुझे एक बार ना क्या बताऊं, मैं एक स्टूडेंट था अभी हाल ही में सिलेक्ट हुआ आईएएस, वो एडीसी है, डीएम नहीं बना, एडीसी है। वो रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया। मेरे से जब भी बात करता इतनी मीठी मीठी बातें करता, नहीं सर कुछ बढ़िया करना है, ये करना है, वो करना है। मैं खुश हुआ कि भाई मेरा स्टूडेंट इतने बढ़िया विचार, देश के लिए जरूर कुछ करेगा। बाद में एक दिन खबर आई कि वो रिश्वत लेने में वो पकड़ा गया। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ पूछो मत। खैर नेक्स्ट ये हो गया ना साइलेंट मेंटर। ताइवान में ये चीज सिखाई जाती है, वहां पे साइलेंट मेंटर प्रोग्राम होता है। वहां पे कैडेवर को ना सिर्फ डेड बॉडी नहीं माना जाता, साइलेंट मेंटर कहा जाता है। और मतलब डेड बॉडी काटने से पहले ना जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट की फैमिली से मिलते हैं, उसकी स्टोरी जानते हैं, ताकि एक एम्पैथी जनरेट हो। एंड में रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल भी होता है उस डेड बॉडी का, समझ गए। फिर क्या है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऐसे एग्जामिनेशन होना चाहिए जो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन और पेशेंट केयर के लिए मार्क्स दें। एग्जामिनेशन में इस चीज के लिए मार्क्स मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट मेडिकल ह्यूमैनिटी। डॉक्टर्स को ना इंसान के दर्द की कहानी समझनी आनी चाहिए। मतलब जैसे मेडिसिन की हिस्ट्री, लिटरेचर की हिस्ट्री और पेशेंट का नरेटिव, ये सब करिकुलम में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट मेंटरशिप एंड अर्ली एक्सपोजर। सीनियर डॉक्टर्स रोल मॉडल का काम करें, और ईयर वन से ही जो डॉक्टर्स हैं उनका डायरेक्ट पेशेंट के साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी। एआई को एज ए सपोर्ट यूज करो। एआई डॉक्टर को देखो रिप्लेस नहीं कर सकता। मशीन से सिर्फ डायग्नोसिस हो सकता है, जो रियल हीलिंग है, जो पेशेंट के इमोशंस को समझे, पेशेंट को दर्द को समझे, ये तो सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, मशीन नहीं कर सकती। समझ गए? तो ये सारे कीवर्ड्स
आप यूज कर सकते हो आंसर में। अटेंशन इकोनॉमी और मेडिकल ह्यूमैनिटी, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये पास्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे एम्पैथी से संबंधित, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस से संबंधित, वहां पे आप आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते थे। और ये मेंस का पोटेंशियल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इनोवेट और बी ईटन। आप अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो दुनिया की ना बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, हर जगह आपको ना इंडियंस देखने को मिलेंगे। इंडियन प्रोफेशनल्स देखो बाहर जाके बहुत बढ़िया इनोवेशन कर रहे हैं। इंडियंस के पास में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और ग्लोबल इकोनॉमी में इंडियंस बाहर जाके जो इनोवेट करते हैं ना, वो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन इंडिया इनोवेशन के मामले में आगे नहीं बढ़ रहा है। और देखो इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऐप बनाना। इनोवेशन मतलब नई प्रॉब्लम्स सोल्व करना। हाल ही में फ्रांस का एक शहर है नाइस, फ्रांस का ये शहर है नाइस, वहां पे ना भारत इनोवेट 2026 नाम का एक इवेंट हुआ। और इस इवेंट को किसने सपोर्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस इवेंट को सपोर्ट किया था। इस इवेंट ने यह प्रूव किया कि इंडिया में ना बहुत जबरदस्त ग्राउंड ब्रेकिंग जो स्टार्टअप्स है ना, वो इंक्यूबेट हो रहे हैं। मतलब धीरे धीरे वो ग्राउंड ब्रेकिंग जो स्टार्टअप्स हैं वो काम कर रहे हैं। अगर देखो हम इन स्टार्टअप्स को पेशेंस के साथ में सपोर्ट करें ना, तो भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। ग्लोबल लेवल पे हम कॉम्पीट कर सकते हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ना इस इवेंट में मिडिल पावर कोलैबोरेशन की बात कही। मिडिल पावर मतलब वो देश जो सुपर पावर नहीं है, जैसे चाइना मान लीजिए, यूएस मान लीजिए, ये मिडिल पावर हैं। फ्रांस, इंडिया, जापान, ये मिडिल पावर्स हैं। तो ये आपस में मिल के अगर काम करेंगे ना, तो मिल के कोलेक्टिवली बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। और इंडिया और फ्रांस खास करके दोनों मिलके इनोवेशन का एक नया ग्लोबल घर बना सकते हैं। ये देखो, न्यू ग्लोबल होम फॉर इनोवेशन। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम है टेक नेशनलिज्म। हाल ही में देखो एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी है, क्लोड जिसका मॉडल है ना, एंथ्रोपिक नाम है उसका। अब उसने ना अपना एक नया मॉडल रिलीज किया, मिथोस, क्लोड मिथोस या फिर फेबल, ये इन्होंने रिलीज किया। लेकिन अमेरिका ने ना क्लोड फेबल को, जो इनका सबसे बढ़िया मॉडल था ना, इसको नॉन अमेरिकन के लिए बैन कर दिया। ये इतना बढ़िया था कि यूएसए की सरकार कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इसे तो सिर्फ यूएसए वाले यूज करेंगे, बाहर के देश इसे यूज नहीं करेंगे। तो कई इंडियन स्टार्टअप्स और यूजर्स जो थे ब्लॉक हो गए, वो इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोच के देखो भाई, ये मॉडल चैट जीपीटी क्लोड इन्हीं का है, यूएसए का है प्राइवेट कंपनीज का। लेकिन यूएसए की सरकार जब मर्जी चाहे इन्हें बैन कर सकती है बाहर के लोगों के लिए। इसीलिए हमारे देश के जो लोग हैं वो तो वंचित हो गए ना इनका लेटेस्ट मॉडल यूज करने से, वो तो पीछे रह गए। तभी तो बात करते हैं हम कि हमारे पास में ये मॉडल होने चाहिए क्लोड जैसे। यहां पे ना फ्रंटियर एआई का जिक्र है। फ्रंटियर एआई देखो उन एडवांस्ड एआई मॉडल्स को कहते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच करते हैं या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करते हैं। जैसे एंथ्रोपिक है, ओपन एआई है, ये वही फ्रंटियर एआई है। मतलब जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ना, इनको फ्रंटियर एआई बोलते हैं। तो क्वेश्चन वही राइटर रेज करते हैं कि इंडिया अपना खुद का फ्रंटियर एआई क्यों नहीं बना सकता। देखो आर्टिकल कहता है कि फ्रंटियर एआई को बनाना या फिर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को बनाना आसान नहीं है। बहुत पैसा फेंकना पड़ता है, बहुत समय लगता है रिजल्ट आने में। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। कुछ पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि हमें ना एआई डिप्लॉयमेंट सुपर पावर बनना चाहिए, कि जो ये मॉडल बन चुके हैं ना, इनका यूज करने की सुपर पावर। भाई ये कोई सुपर पावर नहीं है मॉडल्स को यूज करने वाली, ये तो हर देश के लोग कर ही रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? मतलब क्लोड को यूज करना ये हारी हुई पावर है, लोस्ट बैटल है, क्योंकि हर कोई ये कर रहा है। लेकिन जब हम कुछ नया क्रिएट करेंगे तो वो सभी देश यूज करेंगे, सभी देशों के लोग यूज करेंगे। फिर राइटर बोलते हैं अगर देखो एआई में कंपटीशन टफ है तो इंडिया क्या करे। फिर एक सॉल्यूशन है डीप टेक। डीप टेक देखो वो टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद निकल के आती है। और ऐसी टेक्नोलॉजी
को प्रोड्यूस करने में ना टाइम लगता है, पैसा लगता है, लेकिन ये जो डीप टेक होती है ना, जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आती है, ये कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करती है। तो हमें ऐसे डीप टेक पे काम करना होगा। इसमें टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन ये ना डीप टेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी और फिर हम उसमें सुप्रीम होंगे और सभी देश हमारी उस डीप टेक को यूज करेंगे। ये इंडिया के लिए सॉल्यूशन हो सकता है। समझ गए? जैसे देखो, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, स्पेस में हमने ऐसा कुछ कर दिया कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और उसको हमने कॉमर्शलाइज कर लिया, प्रोडक्ट के तौर पे बेचना स्टार्ट कर दिया। डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इंडिजिनाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हथियार बना लिए, कुछ ऐसी मिसाइल बना ली जो किसी के पास नहीं है और हम उसे फिर बेच रहे हैं। ये डीप टेक है। उसी प्रकार से मटेरियल साइंस भी। और देखो, हमें ना अगर मान लो ये डीप टेक प्रोड्यूस करना है ना, तो इसके लिए ना हमें स्टेबल अट्रैक्टिव होम चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। होता क्या है, सरकार ना बहुत बार सरकार पॉलिसीज चेंज कर देती है, और सरकार क्या करती है, ऑलरेडी जो सिस्टम बना है ना, ऑलरेडी जो स्टार्टअप बना है, उससे टैक्स वसूलने की कोशिश करती है कि हाँ तुमने बना लिया, चलो हमें भी दो थोड़ा पैसा। अबे भाई, तुम इंसेंटिव नहीं दोगे, तुम बढ़िया इकोसिस्टम नहीं बनाओगे कि हाँ भाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों से आए, जो थोड़ी बहुत बनी है उसी से खून चूसने की कोशिश करोगे, टैक्स वसूलने की कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो फिर नहीं आएगी ऐसे इन्वेस्टमेंट। करप्शन इतना ज्यादा है भाई, मैं आपको क्या बताऊं। चाहे वो जीएसटी वाले लोग हों, इनकम टैक्स वाले लोग हों, वो क्या करते हैं, बस जहां उन्हें थोड़ा सा कोई पैसे वाला दिख गया ना, उन्हें लगता है कि भाई ये तो मौका है, इससे तो ऐंठ लो जितना पैसा ऐंठ सकते हो, यही है। समझ गए? फिर क्या होता है, जिसने थोड़े बहुत पैसे कमाए फिर वो दुबई भाग जाता है या फिर सिंगापुर चला जाता है, सोचता है कि वहां पे टैक्स भी कम है, काम करना भी आसान है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, ऑफिशियल्स हैं, तंग भी कम करते हैं। इसीलिए तो हमारे देश में बहुत सारे लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें दिक्कत आती है काम करने में। सरकार को ये चीज ठीक करनी चाहिए। भाई फर्क पड़ता है, हमारा देश है, हमें फर्क पड़ता है, हमें ठीक करना पड़ेगा मिलके। फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, उनको आप ऐसा काम करने का सिस्टम बनाओ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। टैक्स पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले तंग करना स्टार्ट कर दें अपनी मर्जी के हिसाब से। आईपीसी को मॉडर्नाइज कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता आया, इवन इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी मॉडर्न समय के हिसाब से बना देना चाहिए। फिर राइटर बोलते हैं, देखो जो अमीर लोग हैं ना, जो बढ़िया टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ इस वजह से छोड़ के नहीं जाते कि हाँ दूसरे देश में जो घास है ज्यादा हरी है। उन्हें कई बार भारत में क्लीन एयर, अर्बन ग्रीन स्पेस, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं मिलता। कोई वापस आता है ना दूसरे देश से, मान लो यूएसए से कोई काम करके वापस भारत आया, अब वो भारत में कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो पर्सन ना इंडिया में ये सब चीजें मिस करता है कि यार यूएसए में हवा कितनी साफ थी, कितने हरे शहर थे, ग्रीन ट्रांसपोर्ट कितना बढ़िया था, इंडिया में ये सब नहीं मिलता। तो इसलिए ब्रेन सर्कुलेशन हमें अगर करना है ना, तो सिटीज को रहने लायक बनाना होगा, पब्लिक गुड्स में साफ हवा, साफ पानी, इनमें इन्वेस्ट करना होगा, और पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए। इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2020 में, साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइफ्स। ये आप अटेम्प्ट कीजिए, आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। ये पोटेंशियल क्वेश्चन तीसरा है, ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।